लगता है कि पाकिस्तान को डर है कि जो तमाम मुस्लिम देश हैं उनके खिलाफ वो जाकर अमेरिका का इस तरीके से समर्थन यहाँ कर रहा था, तो जो लोन, जो पैसे उसको मिलते हैं, जो आर्थिक सहायता मिलती है, वो शायद बंद ना हो जाए। इस वजह से अब वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या सीधे तौर पर ना, लेकिन घुमा फिरा कर इसका विरोध करता नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि हम सभी मसौदों से खुश नहीं हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सही किए जाने चाहिए। दिनेश जी। हाँ, देखो अभिषेक, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नाम ठीक करा दें इसमें बोर्ड पे। मेरा नाम दिनेश नैन है, शर्मा नहीं है। बिल्कुल श्योर बहरहाल, साहब। जो आपका सवाल मैं आपका सवाल लेके आगे चलना चाहूंगा। जी। देखिए, पाकिस्तान के बारे में आपको एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। जी। पाकिस्तान पैसों के लिए 1980 के दशक से जब रशिया अफगानिस्तान में आया, तब अमेरिका के पैसे खाने के चक्कर में पूरे जिहादी पैदा किए गए। और फिर जब अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा रशिया के बाद, उन्हीं जिहादियों को मारने के लिए फिर अमेरिका से पैसे लिए। और अब चीन के माध्यम से जो सीपेक का एक इन्होंने पूरा एक प्रोजेक्ट चलाया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, उसमें $60 बिलियन के प्रोजेक्ट में से $40 बिलियन के करीब ये लोग ले चुके थे और उनमें से आधा करप्शन में खा गए। और अब जब उसी चाइना के वापस ब्याज देने का टाइम आया, तो इनके उलेमा और इनके जो मौलवीज हैं वो धमकी देते हैं कि लेके दिखाओ। उसके बाद इनको लगता है कि अब चाइना से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि चाइना इनसे सवाल तब तक नहीं कर सकता प्रोजेक्ट के ऊपर, सीपेक पे, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। कंप्लीट ये होने देंगे नहीं। आपने देखा कि चाहे गिलगिट से लेकर के और बलूचिस्तान तक सब जगह अफरा तफरी है, तो कंप्लीट कब होएगा? कभी होगा नहीं। तो ऐसे में जब ये भुखमरी के अंदर गुजर रहे हैं ये देश, और जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था, उस दौरान में हमने देखा कि आईएमएफ के पास से इन्होंने जो फंडिंग लेनी थी, उसके लिए इन्होंने अमेरिका की मदद लेनी शुरू करी। और अब अमेरिका से पैसे के चक्कर में ये आसिफ मुनीर हो और चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे वो बिटकॉइन का बिजनेस हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को जो है रेयर मिनरल्स का या तेल का भंडार, सो कॉल्ड, निकला कुछ नहीं इनका तेल वहां पे, लेकिन भंडार के नाम पे इनके साथ आगे बढ़ के कुछ पैसे या डॉलर बटोरने हो, इस माध्यम से अभी जब यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जब मीटिंग हो रही थी, तो उस दौरान में जनरल आसिम मुनीर जो है शहबाज शरीफ के साथ में कट्टी खट्टे वॉशिंगटन गए, और वहां पे जी। इनकी मीटिंग, न्यूयॉर्क के अंदर इनकी मीटिंग हुई। जी। हालांकि इनको पौना घंटे के करीब अमेरिका ने वेट कराया, बेइज्जती की इनकी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ना तो उस मीटिंग की कोई प्रेस रिलीज है, ना ही अमेरिका की तरफ से कोई वीडियो है या फिर कोई फोटोग्राफ है। जो फोटोग्राफ हम देख भी रहे हैं, ये एक सूट ब्रीफ केस खोल करके, और जो आसिम मुनीर जो है वो रेयर मिनरल का बिजनेस कर रहा है, एक बिजनेसमैन की तरह से दिखा दिखा के खुश हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये ले लो, हमारे देश में ये पड़ा है, और सेक्रेटरी बन के शहबाज साथ में खड़ा है। ये सब तस्वीरें भी पाकिस्तान की तरफ से ही रिलीज हुई हैं। लेकिन वहां जी। पे तीन मुद्दों पर बहुत जरूरी बात हुई थी, जो कि ओपन सोर्सेज से मालूम चला। पहली बात थी ये कि जो 20 पॉइंट का कार्यक्रम है, या 20 पॉइंट का जो एजेंडा है गाजा के लिए, अमेरिका ने जो इजराइल के साथ मिलकर के दिया है हमास को, उसके ऊपर इनसे हामी भराई गई। जी। और इन लोगों ने वहां पे खड़े होकर के खुद स्टेटमेंट भी दी कि हम बहुत खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी इन ऑल। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो अब पाकिस्तान है, उनके जो रहनुमा हैं, वो 100% इससे सहमत हैं। और ये बात इनके ऊपर गई। दूसरा, अमेरिका अब चाहता है चीन के खिलाफ, चाहे वो राइनो कॉरिडोर हो इसमें बांग्लादेश के अंदर वहां, और या फिर पाकिस्तान के अंदर नूर खान एयरबेस और शमसी एयरबेस, प्लस अफगानिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट जो एयरबेस है पूरे क्षेत्र के लिए, जहां से सब लोग कवर होते हैं, मिडिल ईस्ट से लेके रशिया की तरफ आप ले लो, सेंट्रल एशिया ले लो, चीन ले लो, वह है बगराम। अब अमेरिका खुद बगराम को के ऊपर अटैक करके दोबारा अंदर नहीं आना चाहता, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा है, उसके खिलाफ चला जाएगा कि जी। मैं फॉरेन में ट्रूप भेज रहे हैं हम लोग। ये टास्क अमेरिका ने गुपचुप तरीके से आसिम मुनीर को और शहबाज को दिया कि टीटीपी के और बलूचिस्तान के बहाने आप बगराम जो है हमें लेके दो। और ये लोग जी। हामी भी भर के आ गए। इनको ये नहीं पता कि इनका क्या भूत बनाएगा तालिबान, लेकिन ये हामी भर के आ गए। तीसरा, इनको यह बोला गया कि अभी जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं,
चाहे इजिप्ट है, जॉर्डन है, यूएई है, कतर है, आपका इराक है, और जी या फिर सऊदी अरेबिया है, ओमान है, ये सारे कंट्रीज अब इब्राहिम अकॉर्ड यानी अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। और आप इसको वापिस लौटे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में एक ऐसी हिपोक्रेटिक प्रोपेगेंडा चला रखा है इन लोगों ने, बिल्कुल। पैलेस्टाइन के लिए जान दे देंगे, पैलेस्टाइन के लिए जी कर देंगे। लेकिन लेकिन अभिषेक, सच्चाई ये भी है कि इन्हीं के जनरल जियाउल हक जब ब्रिगेडियर थे और जब जॉर्डन के राजा ने इनको बुलाया पीएलओ के टाइम पे, राष्ट्र यासिफ अराफत के टाइम पे, और जो मिलिटेंट विंग बन के जॉर्डन में रह रही थी, 20,000 फलस्तीनियों का इनकी सेना ने सरेआम कत्लेआम किया। आज भी उसको ब्लैक डे के नाम से बुलाया जाता है। तो जी ये लोग जब गए वहां पे पाकिस्तान वापस, तो उलेमाओं ने और फतवा जारी कर दिया इनके खिलाफ कि पाकिस्तान की पूरी जनता इनके खिलाफ खड़ी होगी। और तब घबरा करके जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं दार साहब, उन्होंने इनकी संसद में खड़े होकर बोला नहीं, हम तो शामिल ही नहीं है, जो जो हमें दिखाया गया था अमेरिका ने वो बदल दिया है, हम सहमत नहीं है इससे। यहां आकर के मुद्दा रुका है। लेकिन बगराम एयरबेस के लिए इन्होंने हामी भरी है, और मुझे लगता है कि ये बुरी तरह से फंसेंगे, क्योंकि इन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के तहत इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को हाँ करी है। जी ठीक है दिनेश जी। दूसरी ओर मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से मनोज जी पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के इस फैसले का विरोध करता हुआ नजर आया है, क्या मनोज जी पाकिस्तान को इससे नुकसान हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान लगातार अमेरिका के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा किस तरीके से आसिम मुनीर लगातार अमेरिका के दौरे पर रहे, इसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो भी अमेरिका के दौरे पर गए और लगातार अमेरिका का गुणगान भी करते हुए ये दोनों नजर आ रहे हैं, और अब अमेरिका के ही फैसले का विरोध कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो हमें समझना होगा कि पाकिस्तान का डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं, वहां फलस्तीन में कुछ भी नहीं है, और वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अभी तक वो, चूंकि उसे पैसा चाहिए था, आईएमएफ से चाहिए था, वर्ल्ड बैंक से चाहिए था, और जिस तरीके से ट्रंप अपने व्यक्तिगत बेनिफिट्स के लिए पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, अभी हमारे को पैनलिस्ट ने जिस तरीके से उनके सारे पर्सनल बिजनेस को बताया, वो बिल्कुल 100% सही है। तो और हम सब जानते हैं कि वहां पे कोई चुनी हुई सरकार डिक्टेट नहीं कर रही है पाकिस्तान में, क्योंकि चुनी हुई सरकार इमरान खान की थी, जिसको इन लोगों ने जेल में डाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और वहां पे फंडामेंटलिज्म, और खास करके जो आर्मी के जो चीफ हैं, वो अपने व्यक्तिगत फैसले के लिए वो पूरे पाकिस्तान को एक तरीके से बेच रहा है लोग। अब रही बात की जो मुस्लिम नेशंस है, और जिस तरीके से अभी यूनाइटेड नेशन में 155 देशों ने लगभग इस चीज का विरोध किया, गाजा और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो मुझे लगता है कि इसमें इजराइल भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आया, और उसने भी एक तरीके से ट्रंप के इंटरफेरेंस को माना, और एक तरीके से इन लोगों ने जो 20 सूत्री प्रोग्राम को लेके आए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके पहले किस तरीके से कतर पे जो अटैक किया इजराइल ने, और मुझे लगता है कि उसके बाद से उन्होंने अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद से उसने माफी भी मांगी, और उसी के बाद से 20 सूत्री प्रोग्राम निकल के आया। लेकिन मैं एक चीज आपको बड़ा ही रिसेंट डाटा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अभी जब से ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम आया, उस समय तक लगभग अभी 2 साल में जो 7 अक्टूबर 2023 को जो घटना घटी है, उसके बाद से लगभग 66,000 लोग मारे जा चुके हैं, और अभी मात्र 3 दिनों में 1,000 लोग मारे गए हैं। ये आंकड़ा लगभग 67,000 हो चुका है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल कितना अटैकिंग मोड में इन सब सारी चीजों को लेकर एक्सिक्यूट कर रहा है। अब दूसरी तरफ ट्रंप का जो एक प्लान है कि हमें किसी तरीके से यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करना है, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमें इतिहास से सबक सीखना चाहिए। जब इजराइल का ओरिजिन हुआ था और 1947 में जो 2 नेशन थ्योरी का जो कंसेप्ट लाया गया था, तो उस समय इजराइल बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा था, और उसने माना था, विश्व के सामने माना था कि 54% जो एरिया है वो इजराइल का रहेगा, और 46